करने गैस जोड़े कि नहीं? नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कल होने वाले लोकसभा की 6 लोकसभा सीटों के चुनाव के बारे में। दरअसल वैसे तो देश भर में 150 सीटों पर कल मतदान होना है और ये एक तरह से 2024 की सत्ता का आगाज है, क्योंकि कल से मतदान का पहला चरण देश में होगा और इस पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और उसमें सबसे खास बात यह कि 6 सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का गृह जिला, उनके बेटे वहाँ से सांसद है छिंदवाड़ा, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जबलपुर, जहाँ से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह की लोकसभा सीट रही है। अब राकेश सिंह विधायक हैं और सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। इसके अलावा हम मंडला की बात करें, मंडला है, शहडोल है, बालाघाट है। ये ऐसी सीटें हैं जहां कल मतदान होना है और विंध्य क्षेत्र की सीधी सीट पर, यहां सीधी में भाजपा के बागी अजय प्रताप सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। तो ये 6 सीटें जो हैं ये मध्य प्रदेश की तासीर का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करेगी, लेकिन 150 सीटें जो देश भर में कल मतदान होगा, आज हम उस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या ये 2024 में सत्ता की चाबी की शुरुआत है, सत्ता का आगाज है और ये 150 सीटें किसी भी पार्टी को सत्ता की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और स्काइप पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत तोमर जी। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं रंजन जी? रंजन जी की अभी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन योगीराज जी चर्चा की शुरुआत आपसे भी कर सकते हैं। रंजन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? योगीराज जी, ये जो मामला है सारा, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस बड़ी सेंसिटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट है कांग्रेस की जो अजय रही है। एक बार की हम बात करें जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सोनलाल पटवा ने कमलनाथ जी की धर्मपत्नी को चुनाव मेरे ख्याल से उस वक्त हराया था, लेकिन अभी तो मामला इसका है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में भाजपा कम से कम 1.5 लाख वोटों से हारेगी। ऐसे ही बीजेपी की हम बात करें तो कई बार नारे ऐसे होते हैं कि पिछले 18 की बात करें, 2018 की, तो कहा था कि मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार। नारे और दावे थोड़े से सच्चाई के निकट जब होते हैं तब मुझे लगता है कि हालात ठीक होते हैं। नकुल नाथ जी, पिछला चुनाव जब कमलनाथ जी ने लोकसभा की सीट छोड़ी थी छिंदवाड़ा और वो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तब छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जी 36,000 वोटों से जीते थे। तो क्या जीतू पटवारी जी के लिहाज से भी, और हम इस पर बात करेंगे, 2018 की तुलना में छिंदवाड़ा में कांग्रेस मजबूत है? अगर 2018 में नकुलनाथ 36,000 वोट से जीते थे तो इस बार 1.5 लाख से कैसे जीत जाएंगे? ये एक सवाल है जो मैं रंजन जी से पूछूंगा। रंजन जी से अगर संपर्क हुआ तो हम चर्चा की शुरुआत उनसे करेंगे। रंजन जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आवाज़ आ रही है? जी, तो सवाल यह है रंजन जी, ये जो सत्ता की एक तरह से चाबी कल से लोगों के हाथ लगना शुरू हो जाएगी, मध्य प्रदेश की 6 सीटें और देश भर की 150, सवाल है कि जीतू पटवारी का दावा है छिंदवाड़ा 1.5 लाख वोट से कांग्रेस जीतेगी। वो दावा अपनी जगह है। क्या ये नेताओं के दावे जब सच्चाई से दाएं बाएं होते तो फिर यहीं से नेताओं के बारे में अविश्वसनीयता शुरू होती है कि ये भरोसे का संकट है? आपकी राय, ये जो सत्ता का आगाज कल से हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, देखिए, दावे प्रतिदावे तो हर चुनाव में चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है तो फिर दावों की परीक्षा होती है जी। पिछले जो विधानसभा में दावे थे कि हम सरकार बना रहे हैं और कहीं भी कांग्रेस एकजुट दिखी नहीं। पूरे चुनाव में लग रहा था कांग्रेस बिखरी बिखरी है, एक नेता का अभाव है, ना केवल स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी।
कि जो एक दिशा निर्देश देना चाहिए, वहीं उल्टा भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी का लगातार दौरा, अमित शाह का दौरा पिछले कई महीनों से, तो चाहे सोर्सेज के लेवल पे हो, तैयारी के लेवल पे हो या कमिटमेंट के लेवल पे हो, एक जोश के लेवल पे हो, पार्टी बहुत पीछे दिख रही। तो उसका रिजल्ट दिखा है। अभी भी उसके बाद एक जो परिवर्तन आया है, नए अध्यक्ष आ गए कांग्रेस में, भाजपा में मुख्यमंत्री नहीं आ गए। अभी भी अगर सामान्य दृष्टि से आप देखें, आप तो लगातार कवर कर रहे हैं राघवन जी, तो तैयारी में कांग्रेस हो सकता हो कहेंगे सिर्फ हमारे पास संसाधन नहीं है या हमें लोग परेशान, सरकार परेशान कर रही है, जो भी हो, तो अभी भी तैयारी में बहुत पीछे है कांग्रेस। तो 4-5 सीट अगर आता भी है तो मुझे मानना है कि मेरा एक कांग्रेस का नहीं आएगी कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लोकल कैंडिडेट है, मतलब मोदी का वेब इमेज बहुत गिरावट आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है जी। ये महंगाई का इश्यू है या बेरोजगारी का है, करप्शन का, जो लोकल लेवल पर करप्शन है, ऐसी चीजें हैं, उसको लेकर अगर पब्लिक में नाराजगी है और लोकल कैंडिडेट जो रिपीट किए गए हैं उनके खिलाफ कोई नाराजगी है, ऐसे में कांग्रेस को 4-5 सीट मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का अचीवमेंट नहीं होगा, ये पब्लिक का अचीवमेंट होगा। बिल्कुल, दरअसल हम तो चाहते हैं कि जो भी दावे पॉलिटिशियन करते हैं वो सच निकल जाए, और हम राजनेताओं के अविश्वास का जो संकट है उस पर भी फोकस करना चाहते हैं कि क्या 2018 की तुलना में या 19 की तुलना में कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में या देश भर में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, राष्ट्रीय नेतृत्व कमज़ोर है, भाजपा के पास बताने के लिए जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत तगड़ा है। और लोकल इशू की जहाँ तक बात करें तो ये लोकसभा का चुनाव है, नगर निगम या विधानसभा के चुनाव होते तो हम कहते कि लोकल इशू भी काम करेंगे। तो जब पार्टी में भगदड़ मची हो, राष्ट्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो, मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व बदल गया है, दिग्गज कांग्रेस के अपने अपने क्षेत्रों में फंस गए हैं, और ऐसे में जब कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री थे तब उनका बेटा 36,000 वोट से जीतता है। अब ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया है कि दावा 1.5 लाख का है, 5 लाख का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर लीडर सच्चाई के निकट नहीं बोलेगा तो फिर लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो विश्वास का संकट है उस पर भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में विश्वास का संकट इतना गहरा हो गया है कि कोई सच भी बोलता है तो लोग मानते नहीं है। तो हो सकता है कि दावे सच हो, लेकिन अभी सच के बहुत दूर दिख रहे हैं। और आपने कहा कि ये तो असलियत तो जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगी। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, मुझे उनका वो शब्द याद है, क्लीन स्वीप, और कहा था कि राजस्थान में थोड़ा हम संघर्ष करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। उल्टा हो गया। तो दावे, अगर आपका अनुमान इतना गड़बड़ है तो फिर आपको राजनीति के बारे में दोबारा से अपने अनुमानों का आकलन करने की ज़रूरत है, ताकि जब आप बोलें तो छक्का भले ही ना हो, चौका तो पड़ जाए। 1-2 रनों का अंतर ठीक हो सकता है, लेकिन आप छक्के की बात कर रहे हैं और 0 पे आउट हो रहे हैं, तो इस पर संकट है। मध्य प्रदेश में हम 6 की बात करेंगे, बालाघाट की सीट भी बहुचर्चित है, वहाँ कंकर मुजारे खड़े हुए हैं, एक तरह से कांग्रेस से बगावत करके। उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है अनुभव मुजारे, वो कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। कंकर मुजारे बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ जो जातिगत समीकरण है वो लोधियों का है, इसके अलावा वहाँ पवार जाति है और कलार भी है। हिना कांवरे जिस जाति से संबंध रखती कुछ उसके भी वोट हैं। लोधी वोटरों को मैनेज करने के लिए प्रहलाद पटेल वहाँ डेरा जमाए हुए, क्योंकि प्रहलाद पटेल बालाघाट से एक बार सांसद रह चुके हैं। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम करेंगे, सीधी का मामला भी फंसा हुआ है। तो जयंत जी, ये जो सारा मसला है, दावे प्रतिदावे खूब करें लेकिन टैक्स नहीं लगता, इसलिए कुछ भी अगर करेंगे तो फिर जनता में पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक तरह का विश्वास है वो घटता है। पहले लोग बोलते थे कि अगर लीडर ने कहा तो इसी के आसपास कुछ ना कुछ घटेगा। अब तो लीडर कुछ बोलते हैं, नतीजे कुछ निकलते हैं। पिछली बार बीजेपी ने कहा था 200 पार, वो 110 की भी पार नहीं हो पाए थे। इस बार कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जो बीजेपी है वो 150 सीट पर आएगी। जो जीतू पटवारी कह रहा है कि हम छिंदवाड़ा 1.5 लाख से जीतेंगे। तो इन पर आपकी राय, और फोकस करें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर। राघवेंद्र जी, जैसा कि रंजन जी बता रहे थे कि दावे प्रतिदावे तो सभी करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में जो दल हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी बातें हो सकती हैं बताने के लिए, क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं जी। और
जो प्रतिपक्षी हैं, प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी अनुमान रहते हैं। जहां तक नकुल नाथ की बात है या छिंदवाड़ा सीट की बात है कि वो जो दावे कर रहे हैं कि इतने लाख वोट से जीतेंगे, या कांग्रेस दावे कर रही है, जीतू पटवारी ने कहा तो है, जीतू पटवारी। जी, जीतू पटवारी अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे शायद ये हो कि पूरी ताकत से कमलनाथ, नकुलनाथ वहां पे छिंदवाड़ा में अपनी ताकत लगाए हुए हैं। इतने लंबे समय से कमलनाथ का वहां प्रभाव रहा है। सुंदरलाल पटवा से जरूर वो हारे थे, लेकिन इतने लंबे समय से उनका प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आज जिस चीज को लेके हम लोग निराश होते हैं कि राजनीति में साधन संसाधनों का जोर है, तो अगर वही एक पैमाना है तो फिर तो कोई कमी नहीं है। ये आपने जरूर बताया कि पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से उनकी जीत हुई थी, लेकिन कई बार परिस्थितियां अलग अलग हो जाती है। जो लोग जीत के दावे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जीत ही जाएंगे, कौन सा कारण ऐसा बन जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। और यही कारण है कि सब लोग अंततः सांसत में रहते हैं अंतिम समय तक कि जनता किस बात को पसंद करेगी और किस बात को नापसंद करेगी, ये कोई भी नहीं दावे से कह सकता है। छिंदवाड़ा में क्या पसंद किया जा रहा है या क्या नापसंद किया जा रहा है कि दीपक सक्सेना, लोग तो ये कह रहे हैं कि दीपक सक्सेना जिस तरह से छोड़ के गए हैं ये नागवार गुजरी है, और उधर दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ का जिस तरह का व्यवहार रहा है उससे पार्टी के अंदर जो लोग थे वो नाराज हुए और पार्टी छोड़ के चले गए। तो अब जनता के बीच में और नाराज लोगों के बीच में मसला है कि जनता किस चीज को पसंद करती है, किस चीज को नापसंद करती है। आपने बड़ी सफाई से बड़ी संतुलित टिप्पणी की है, बहुत बचते बचाते आप निकल गए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कल चूंकि मतदान है और अभी हमें कुछ यहाँ से कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन जो भी दावे हैं अगर ये औंधे मुंह गिरेंगे तो हमको दुख होगा, क्योंकि राजनेता या मीडिया के लोग जब दावे करते हैं तो हमें लगता है कि वो सच तो नहीं जानते होंगे पूरा, लेकिन सच्चाई के निकट उनकी बातों को निकलना चाहिए। ये आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर चीज़ें बहुत उलट होंगी तो फिर ये हंसी के भी पात्र बनेंगे, एक तरह से राजनीति में जोकर बन जाएंगे। और मीडिया के लोग भी जब दावे करते हैं और वो गलत निकलते हैं तो फिर हमको अपने कामकाज पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कल मतदान है, इसलिए हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश भर में बीजेपी की 150 सीट आएगी। राहुल जी ने चुनाव के समय कहा था विधानसभा की मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। तो हमारा मानना यह कि दावे कुछ भी करें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हंसी होती है और हमें लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस चाहे वो 200 पार का नारा दें या क्लीन स्वीप की बात करें, फिर बड़े हल्के हैं और हमें इन पर कितना एतबार करना चाहिए और इनको राजनीति में कितना वजन देना चाहिए, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन योगराज जी, सवाल यही है कि जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सीएम रहते 36,000, और अब ऐसा कौन सा आसमानी सुल्तानी घटित हो गया है कांग्रेस में और भाजपा में कि 1.5 लाख वोट का दावा 5-10 का भी कर सकते हैं, 20 लाख का भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सच के निकट अगर होगा तो सबको अच्छा लगता है। आपकी राय? मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर कल मतदान होना है। देखिए राघवेंद्र जी, दावा कौन कर रहा है जो छिंदवाड़ा में घुसे ही नहीं। कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा और राजगढ़ दो ऐसी सीटें जहाँ जीतू पटवारी जा ही नहीं पाते, ना जाने दिया जाता ना वो उनको एंट्री देते। अब आप बैठ के दावे कर रहे हैं कि 1.5 लाख से नहीं, दावा कर सकते हैं, दावे की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप हकीकत में वहाँ जाते तो शायद हो सकता कि कुछ आपको सत्यता से रूबरू होते जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि वोट जीत ही नहीं सकते 1.5 लाख से, लेकिन इन चीज़ों के पहले तोल मोल के बोलना चाहिए। जैसा कि आपने जिक्र किया, जब पिछले चुनाव में जब उनके पिताश्री चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, तब वो 36,000 से जीत पाए थे। और इन 5 साल के दरमियान यदि देखा जाए तो नकुलनाथ अभी भी कमलनाथ के छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब 5 साल में एक भी डिसीजन ऐसा नहीं लगा कि जो नकुलनाथ ने खुद अपने बुद्धि से लिया हो। केवल एक डिसीजन को मैं मानता हूँ, जब विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी तो छिंदवाड़ा के 7-8 प्रत्याशियों की घोषणा नकुलनाथ ने की थी। ये उनका सिंगल डिसीजन था जो उन्होंने अपने मन से लिया होगा, ये लिया था। इसके अलावा ऐसा कोई डिसीजन नज़र नहीं आता जिसमें नकुलनाथ खुल के लीडरशिप लोगों को
उनकी लीडरशिप देखने को मिली है। अभी भी वो कमलनाथ जी की उंगली पकड़ के राजनीति करते हैं। मैं तो कभी कभी इस बात से भी हैरान होता हूँ। नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि एक पुत्र अपने पिता की उंगली पकड़कर काम करता है और उनके साथ उनकी छत्र छाया में है। ये इस मामले में नकुलनाथ भाग्यशाली है। बिल्कुल, ऐसे कितने लीडर हैं नहीं, जिनको बिल्कुल, ये सौभाग्य प्राप्त है। बिल्कुल वो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन एक दिन ये भी है कि उसको कि हर पुत्र को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी ही पड़ती। भाई छत्र छाया से काम तो चलेगा नहीं ना। अभी तो 5 साल हुए, बनेगी। हाँ ठीक, मान सकते हैं ये जी। दूसरी, मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में इतनी ताकत क्यों लगाई। ये पहले दिन से हारे हुए कैंडिडेट हैं नकुलनाथ, देखा जाए आज की तुलना में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, बाकी सब पहुंचे उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अमित शाह पहुंच गए वहाँ, जेपी नड्डा साहब पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर तो वहाँ पर लोग कहने लग गए कि वो तो उज्जैन के अलावा अब छिंदवाड़ा में ज़्यादा रह रहे हैं जी। प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुंच गए, तो इतनी ताकत की वहाँ जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही हार जाते वहाँ चुनाव। लेकिन इससे थोड़ा सा प्रतिष्ठा नकुलनाथ की और बढ़ गई कि इतनी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पहुँच गई एक साथ। तो मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा सा उनको सिंपैथी गेन हो गई। जहाँ तक 6 सीटों की बात है, राघवेंद्र जी आपने जिस चीज़ का जिक्र किया, ये 6 सीट वो सीट हैं जिसमें से ही कांग्रेस को 1 सीट नज़र आती है, बाकी 28-29 सीटों में उनको कहीं नज़र नहीं आती। यही वो 6 हैं जिसमें से कांग्रेस को 1 मिल सकती है, या वो छिंदवाड़ा हो सकती है या वो मंडला हो सकती है। तो ये कांग्रेस के लिहाज से इन 6 सीटों का चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी 23 सीटों पर उनका कोई ऐसा दमखम नज़र नहीं आती, 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए। बाकी ये जो 6 सीट हैं, इनमें से एक उनको आशा की किरण नज़र आती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम होते हैं। हम तो कहते हैं कि जो लोग लड़ रहे हैं सभी आशा की किरण में, और जब दावे 1.5 लाख और 5-10 लाख के होते हैं तो सभी जो जिसकी जमात भी जब्त होती है वो भी कहता है कि मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। मैं अपने गांव का एक किस्सा बताऊं कि एक सज्जन थे जो सरपंच के चुनाव में खड़े हुए थे। उनको लोगों ने बहुत मनाया कि आप मत खड़े होइए, आप हार जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो जीतने वाला हूँ, मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई है। और जब उनको वोट मिले तो मुश्किल से वो 2.5 के अंक में, डबल डिजिट पर नहीं पहुँच पाए थे, इतने कम वोट मिले। तो उम्मीदें होनी चाहिए और लड़ना भी चाहिए चुनाव। लेकिन सवाल है कि रंजन जी, ये बात मैं कर रहा हूँ 2003 का जिक्र कर रहा हूँ कि जब बीजेपी भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीती थी और दिग्विजय सिंह जी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो दावे कर रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस बुरी तरह हार गई क्योंकि तब बीजेपी को 173-74 सीटें मिली थी, विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था। तब उनका कहना यह था कि मैं मुख्यमंत्री था, पार्टी का सेनापति, क्या ये मैं कहता कि हम चुनाव हार जाएंगे? तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि वो चुनाव हारेगा, लेकिन बस चर्चा के उसमें जो केंद्र में वो ये कि दावे इतने हो कि लोग कहें कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा तो हो सकती है 19-20, लेकिन आसमानी सुल्तानी दावे और फिर नतीजे दूसरे आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। मैं सीधी की बात भी कर रहा था कि सीधी में कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से खड़े हुए हैं, इंद्रजीत पटेल के पुत्र हैं, वहाँ के वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, और भाजपा की तरफ से राजेश मिश्रा खड़े हुए हैं। तो ये मामला मंडला का भी हम बात कर रहे हैं। सीधी चूंकि विंध्य का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे विंध्य की तासीर सीधी सतना से लोग जानते हैं। आपकी राय की ये जो मामला है, जबलपुर का हो, छिंदवाड़ा का हो, बालाघाट का हमने जिक्र कर दिया था कि वहाँ पवार और लोधी वोट सबसे ज़्यादा हैं, और जो भाजपा की प्रत्याशी है वो पवार से है, और लोधी वोटरों को मैनेज करने के लिए कमलनाथ बालाघाट में कैंप किए हुए हैं, और चूंकि वो एक बार वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं तो मामला बहुत कांटे का, क्योंकि कंकर मुंजारे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से बागी होकर बसपा से। दिलचस्प ये कि उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है और वो अपने पति के खिलाफ इलेक्शन प्रचार कर रही है बहुत ताकत से। आपकी राय, ये सब चीज़ें कितना रोचक बना रही चुनाव को, और कितना एक तरह से बीजेपी कांग्रेस दोनों को जो है कल के मतदान के बाद अंदाज लगेगा कि उनकी पार्टी की लाइन किस तरफ जा रही है? रंजन जी। अरे जो फेज वाकई बड़ा रोचक है, छिंदवाड़ा का तो है ही है, इस पे काफी चर्चा हुई जी, और योगी राज जी ने बड़ा अच्छी बात इस पे कही। एक सीधी का बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया राघवेंद्र जी। ये सीधी वही है जहाँ पे पेशाब कांड हुआ था और केदारनाथ शुक्ला बागी होके लड़े थे जी, रिजी पाठक एमएलए बनी थी। और एक और चीज हुआ है, अजय प्रताप सिंह जो भाजपा के कमिटेड एक वर्कर और नेता रहे हैं जी, सांसद रहे हैं जी, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि पूरा ये जो बेल्ट है ये गोंडवाना का है, गो ट्राइबल्स का है,
स्टेट गवर्नमेंट ने काफी चीजें की हैं। रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नाम रखा, भोपाल में हबीबगंज का। जबलपुर में एक मेमोरियल लाने की बात है रानी दुर्गावती के नाम पर। प्रधानमंत्री यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने बिरसा मुंडा के नाम पे वोट नहीं थे, पूरे देश में उनकी जयंती मनाने की बात कही। चांत्या बिल के नाम पर एक स्टेशन का नाम हो चुका पाताल, जो उसके पास है, इंदौर के पास है। जी जी। तो काफी चीजें उसके बल पर भाजपा का ये मत है कि हम ट्राइबल्स का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे 2 सीटें हैं यहाँ पे ऐसी है राघवेंद्र जी, जो रिजर्व है ट्राइबल के लिए। एक साडौल, दूसरा मंडला। मंडला भी इंटरेस्टिंग है कि पिछला चुनाव फग्गन सिंह कुलस्ते हार चुके हैं, विधायक लड़ रहे हैं, और टोटल 6 सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। जहां तक सीधी का आपने जिक्र किया, वहां वो कांड हुआ था, पेशाब कांड हो गया था। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो अजय प्रताप सिंह खड़े हुए हैं, ये भाजपा के बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उनका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से खड़ा होना भी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जो गौंड वोट है, जो आदिवासी वोट है, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कोई ताकतवर उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो हमें लगता है कि ये कांग्रेस के पक्ष में जाते। अब ये आदिवासी जो नाराज वोट है वो गोंडवाना में चला जाएगा और बीजेपी की जो स्थिति वो बेहतर हो जाएगी, जो एक तरह से कमजोर लगती थी उस कांड के बाद से। हालांकि उसके बाद नतीजा आ गया था, वहां से बीजेपी चुनाव जीत चुकी विधानसभा का, ये मुझे लगता है। जी नहीं, सही बोला आपने सर। इसका फायदा डिवीजन का फायदा मिलता। कई बार टेक्टिकल मूव होता है पार्टी का कि कुछ करें, हो सकता है उसका पार्ट हो। बिल्कुल। तो एक ट्राइबल बेल्ट है पूरा बोर्ड का, और कल के नतीजे जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट मतलब 4 को आएगा जी राघवेंद्र जी, लेकिन एक ट्रेंड का अनुमान लग जाएगा बिल्कुल कि वोटर जा किधर रहे हैं। तो ये आने वाले जो फेजेज है पोलिंग का, उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा कि ट्राइबल किधर जा एकदम रहा ठीक है। ये हांडी के चावल की तरह टेस्ट होगा। अगर मतदान का प्रतिशत कम होगा तो पार्टियों को मौका है कि बाकी सीटों के लिए, 23 सीटों के लिए वो कोशिश करें कि मतदान ज़्यादा हो, ताकि वोट परसेंट बढ़े और जीत हार का अंतर भी ज़्यादा हो। जयंत जी, बहुत संक्षेप में आपकी राय इस पूरे मामले में। जी राघवेंद्र जी, त्रिकोणी जो मुकाबले हैं उसमें यही लगता है कि ये वोट काटने के लिए ही जो पार्टी जीत रही है उसके पक्ष में भी जा सकता है। जैसे ये तो मुरैना में और भिंड में भी ये स्थिति बन रही है त्रिकोणी मुकाबले की, और ग्वालियर में भी बन रही है जहाँ इस अंचल से मैं आता हूँ। जी जी। तो कंतः जहाँ अगर बीएसपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो किसके वोट काट रहे हैं? जो आदिवासी, जो परंपरागत रूप से दलित वंचित समुदाय के आदिवासी वोट थे, ये ज्यादातर कांग्रेस के वोट थे, जिनके वोट कटते हुए दिखाई देते हैं। जी। और इसमें नया कुछ अगर कोई चमत्कार हो रहा है तो हम नहीं कह सकते। ठीक। योगीराज जी, कोई आपकी राय इस पर? देखिए, बहुत छोटी सी। इन सब के बीच में एक बहुत प्लस पॉइंट बीजेपी के पक्ष में ये है कि ये जो एक वातावरण बना राम मंदिर के बाद से वो बरकरार है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता पहले से मन बना चुकी है। इसलिए ये भी संभावना नजर आती है कि अप्रत्याशित नतीजे आए, 29 आउट ऑफ 29 हो जाए, बावजूद इसके कि कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छे दिए। हमारा मानना है कि नतीजा कुछ भी हो, नेताओं के दावे प्रतिदावे सच के निकट होंगे तो भविष्य में राजनेताओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका विश्वास बढ़ेगा और लोग उनकी बातों पर एतबार करेंगे कि लीडर ने कुछ कहा है तो वो बेहतर है या वो सच के निकट है। कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि ये नतीजे सारी पार्टियों को एक तरह से, कल का नतीजा तो नहीं, मतदान उनको एक तरह से गाइड करेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी, आपका साधुवाद। रंजन जी, आपका धन्यवाद। जयंत जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।